नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपको दो वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहला बाबर का, दूसरा हुमायूं का। हुमायूं को 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में मात देने के बाद भारत की अर्थात दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सूर्यवंश का शासक शेर शाह सूरी का आज हम अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है। जैसा कि शेर शाह सूरी की कहानी एक मामूली से सिपाही सूबेदार से लेकर शुरू होती है और एक बड़े से साम्राज्य का शासक बनने तक चलती है, इसका उदय उसके साहस, उसकी वीरता का एक गान करती है, जैसा कि आगे हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। शेर शाह सूरी की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक वो शासक, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी पृष्ठभूमि कोई बड़े शासक या किसी राजा महाराजा से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन उसने अपने विवेक से, अपने बहादुरी से, अपनी चतुराई से ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनके चलते वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जिस शासक के यहाँ वो रहा, हर शासक का वो करीबी और अति प्रिय सिपाही बनकर रहा। शेर शाह सूरी को अगर किसी भी शासक ने अपने यहाँ रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही राजन था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए शेर शाह सूरी की शुरू से स्टोरी, उसकी कहानी शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी को उसके अनुभव और उसकी बुद्धिमत्ता के चलते उसे हैदर की से तुलना की जाती है। चलिए, शेर शाह सूरी जो है उसका जन्म 1472 में होता है। अगर आप देखें तो बाबर के जन्म के 11 साल पहले होते हैं, क्योंकि बाबर का जो जन्म है, हैप्पी बर्थडे, वो 1483 को होता है और इसका 1472 में हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये अगर हुमायूं से इसका युद्ध हो रहा है, हुमायूं बेशक एक बड़े साम्राज्य का शासक था, एक बड़े बुद्धिमानी, एक चतुराई पूर्ण शासक का पुत्र था, लेकिन शेर शाह सूरी एक अनुभवी शासक था, जो कि उसके पिता की उम्र से भी 11 वर्ष बड़ा था, ऐसा शासक था। तो ठीक है, शेर शाह सूरी को फरीद, बचपन में इसका नाम फरीद होता है, बाद में इसके कुछ क्रियाकलापों की वजह से, इसके शौर्य की वजह से, इसकी बहादुरी की वजह से इसको शेर खां की उपाधि दी जाती है और इसे शेर अफगान के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि इसका जन्म 1472 में बैजवाड़ा नामक स्थान पर होशियारपुर जिले में होता है। पिता हसन खां, डबल हो गया है, पिता हसन खां जो कि जौनपुर के एक छोटी सी जागीर के जागीरदार होते हैं। जैसा कि इनकी माता के बारे में अगर अध्ययन करें तो इनकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी। इनकी जो शेर शाह सूरी की जो खुद की माँ थी जिनसे इनका जन्म हुआ था, उनके बारे में इतिहासकार कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है सही से, इसलिए उनके बारे में अध्ययन नहीं, उनके नाम के बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए उनका जिक्र नहीं मिलता है। हसन खां ने अर्थात फरीद के पिता ने 4 शादियाँ की थी और इनकी माँ इस प्रकार एक सौतेली माँ हुई, जिसके चलते फरीद खां को आपस में बनती नहीं है, काफ़ी दुर्व्यवहार होता है इनके साथ, इसलिए ये घर छोड़कर चले जाते हैं। 1494 में जौनपुर जाते हैं और जौनपुर में ये अपनी शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा लेते हैं और वहीं पर अरबी और फारसी में भी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जिसके चलते जौनपुर के सूबेदार जमाल होते हैं। तो सूबेदार जो जमाल थे, उन्होंने इनको देखा, इनकी प्रतिभा देखी, इनकी प्रतिभा की वजह से वो इनकी ओर काफ़ी आकर्षित हुए और उन्होंने अपने यहाँ इनको रख लिया, जिसके चलते इन्होंने वहाँ पर कुछ वर्ष तक रहे, लेकिन जमाल खां के मध्यस्थता की वजह से फिर से हसन अर्थात फरीद के पिता और फरीद के बीच में जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, उनको ख़त्म करके फिर से फरीद वापस अपने घर चले आते हैं, अपने पिता के यहाँ, और 21 वर्ष तक अपने पिता की जागीर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। तो बताते हैं इतिहासकार कि इन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था सीखी है वो अपने पिता की जागीर को संभालने में ही सीखी है। इस प्रकार ये आगे चलकर आप देखेंगे इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और देश के लिए काफ़ी सुदृढ़ साबित होती है और देश के विकास के लिए और देश के आगे ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। शेर शाह सूरी जो हैं
वो 1520 और 21 में फिर वही 1518 के बीच में इनके अपने जो सौतेले भाई बहन थे और सौतेली माँ थी उनसे फिर से बनती नहीं है, जिसके चलते ये फिर से अपना घर छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस बार ये बिहार, दक्षिणी बिहार में एक शासक से मोहम्मद शाह, जिनका बहार खां लोहानी के नाम से जानते हैं। बहार खां लोहानी के नाम के यहाँ फिर से ये रहते हैं और वहाँ पर एक सिपाही के रूप में रहते हैं। लेकिन बहार खां लोहानी एक दिन शिकार पर जाते हैं, तो शिकार के दौरान ये कुछ किताबों में शेर मिलता है, कुछ किताबों में चीता मिलता है। तो इससे कभी नहीं पूछा जाता है कि शेर और चीता के बारे में कभी भी एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। इसलिए इन चीज़ों में आप ज़रा भी कंफ्यूज्ड मत होना। शेर मिले शेर पढ़ लो, चीता मिले चीता पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी मिले। तो कहते हैं कि जब वो शेर खां लोहानी बहार खां लोहानी के साथ जंगल गए थे शिकार पर, तो वहाँ पर एक शेर निकला जिस शेर को इन्होंने एक ही बार में तलवार के एक ही बार से उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। तब से बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। अब फरीद जो है, फरीद के नाम से शेर खां के नाम से जाने जाने लगेगा, ठीक है। अब चलते आगे। यहीं पर जब मोहम्मद शाह के यहाँ ये रहते हैं, मोहम्मद शाह के यहाँ इस दौरान कुछ अनबन हो जाती है, जिसके चलते ये अब 1528 में ये दक्षिणी बिहार अर्थात बहार खां लोहानी को छोड़कर वापस आ जाते हैं और बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार अक्सर कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि बाबर के किस युद्ध में शेर शाह ने उनकी मदद की थी। तो चंदेरी का जो युद्ध था, चंदेरी के युद्ध जो मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर ने लड़ा था और जीता था, उसमें शेर खां ने बाबर की मदद की थी। इस प्रकार शेर खां 1526 में आता है और 1528 में युद्ध लड़ता है, जिसके चलते अब शेर खां 2 वर्ष तो बीत गए। इस दौरान वो देखता है कि बाबर के कुछ जो कूटनीतियाँ हैं उनको समझ लेता है। इसके चलते उसको लगता है कि अब हमारे और बाबर के बीच में कुछ अनबन होने वाली है, क्योंकि ये बाबर को एक पत्र में लिखकर भेजता है कि युद्ध के बदले अगर कुछ दयालुता दिखाई जाए, निष्क्रियता दिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके चलते बाबर ने अपने सैनिकों या अपने मंत्रिमंडल में जो भी पदाधिकारी थे उनसे बताया था, ये एक बहुत ही चतुर और चालाक टाइप का अफगानी है, इससे संभल कर रहे आप लोग। इस प्रकार 1528 में पुनः बाबर की सेना को छोड़कर शेर खां वापस दक्षिणी बिहार अर्थात बहार खां लोहानी के यहाँ अर्थात मोहम्मद शाह के यहाँ वापस आ जाते हैं। तो जब 1528 में वापस आते हैं तो इस समय 1528 में ही बहार खां लोहानी की मृत्यु हो चुकी होती है और मोहम्मद शाह की बीवी थी दूदू बीवी। दूदू बीवी या कहीं मिलेगा डूडू बीवी, तो आप कंफ्यूज मत होना, दो बीवी नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूदू बीवी, ठीक है। तो दूदू बीवी जो मोहम्मद शाह की थी वो विधवा हो चुकी थी, क्योंकि मोहम्मद शाह ख़त्म हो गए कहते हैं बहार खां लोहानी। अब इनका एक पुत्र था जलाल खां। तो जब शेर खां वापस आता है तो अब इसको जलाल खां को, क्योंकि उनके यहाँ रह चुका है, उनके बारे में शेर खां की सारी गतिविधियों के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में सब कुछ जानते ही थे। इसलिए अब दूदू बीवी जो है जलाल खां का शिक्षक और संरक्षक इनको शेर खां को नियुक्त कर देती हैं, जिसके चलते अब धीरे धीरे दूदू बीवी से ये 1529 में विवाह कर लेता है शेर खां, जिसके चलते अब ये दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है। इस प्रकार दक्षिण बिहार का जब पर अधिकार कर लेता पूर्ण रूप से, तब ये हजरत आला की उपाधि धारण कर देता है। कई बार ये पूछा गया है कि शेर शाह सूरी ने अर्थात शेर खां ने हजरत आला की उपाधि कब धारण की थी। तो जब दक्षिणी बिहार या बिहार मिलेगा तो आप कन्फ्यूज मत होना इन चीज़ों में, ठीक है। जब दक्षिण बिहार या बिहार पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता तो हजरत आला की उपाधि शेर खां धारण कर लेता है, ठीक है। अब जलाल खां इसके चंगुल से निकलने के कारण अब दूदू बीबी तो इसकी पत्नी बन गई, क्योंकि इससे विवाह कर लेता है। ये भी एक शेर खां की चालाकी है, इसकी चतुराई है साम्राज्य को बढ़ाने का, कि जो भी राजा हुए उनकी जो राजा ख़त्म हो गए हैं, उनकी जो बीबियां हैं, अगर उसने देखा उनका साम्राज्य ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, तो इसने उनसे किसी न किसी प्रकार से विवाह कर लेता था उन विधवाओं पत्नियों से, ठीक है। तो इस प्रकार फिर जलाल खां को जब ये लगता है कि अब मैं फंस रहा हूँ शेर खां के चंगुल में, इससे निकलने के लिए तो ये बंगाल के शासक नुसरत शाह से मदद मांगता है। तो नुसरत शाह आता है और जलाल खां की मदद करता है, लेकिन ये
शेर खां इन दोनों को ही पराजित कर देता है, जिसके चलते फिर से नुसरत शाह यानी नुसरत शाह को भी हरा दिया है और जलाल खां को भी पराजित कर दिया है। इस प्रकार बंगाल पर ये पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। तो जब बंगाल पर अधिकार कर लेता है तो अब कहा जाता है कि एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इतने बड़े साम्राज्य में शासन करने वाला दूसरा अफगानी शासक जो है वो शेर शाह सूरी होता है। ठीक है, किसके बाद? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, आगे घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी का इसने सपोर्ट किया था। देखिए 1528 में बंगाल में 1528 में बंगाल को जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद 1528 में फिर घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी का सपोर्ट करता है बाबर के खिलाफ। वहाँ पर 1527 में जहाँ पर इसने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, वहीं पर 1528 में यह बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ता है। सॉरी 1529 में, 1528 में तो बाबर के चंदेरी के युद्ध में उसका सपोर्ट करता है, फिर उसको छोड़कर चला जाता है। फिर 29 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी का सपोर्ट करता है बाबर के खिलाफ। अब देखिए एक ही साल के अंतर में इसने कितनी घटनाएं घटी इसके साथ घटी। पहले तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ यानी बाबर के साथ बाबर का सपोर्ट करता है मुगल सेना का। दूसरा, मुगल को छोड़ता है यानी बाबर की सेना को छोड़कर फिर दक्षिण बिहार जाता है। लोहार खां बहार खां लोहानी की सेना में फिर शामिल हो जाता है। उनके यहाँ उनके पुत्र का शिक्षक और संरक्षक बन जाता है और उनकी बीवी दूतू बीवी से विवाह कर लेता है। और उधर बंगाल के शासक नुसरत शाह और जलाल खां को दोनों को हराकर इतने बड़े साम्राज्य का शासक बन जाता है। ठीक, इन सारी घटनाएं होती हैं। फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को कस सपोर्ट करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें इससे साथ घटती हैं। फिर उसके बाद 1530 में चुनार के किले में ये ताज खां मर चुका होता है। उसकी विधवा बीबी लाड़ मलिका से विवाह कर लेता है। 1530 में लाड़ मलिका से विवाह कर लेता है। तो ये मैंने बताया ना कि ये इसकी एक नीति होती है कि जो भी राजा महाराजा जो भी शासक ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो बड़ा साम्राज्य होता है, उनकी जो संपत्ति होती है, उन पर अधिकार करने के लिए उनकी बीवियों से विधवा बीवियों से विवाह कर लेता। कैसे भी विवाह कर लेता, ज़बरदस्ती भी कर लेता था। ठीक, फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं पूरी कहानी, इसलिए उसको बताऊंगा नहीं मैं। शेर शाह सूरी की उपाधि जब धारण करता है 1539 में चौसा के युद्ध में। फिर उसके बाद 1539 में ही ये रोहतासगढ़ का किला बनवाता है। रोहतासगढ़ का किला जब बनवाता है, रोहतासगढ़ आपका पड़ेगा पेशावर में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ जाएगा। इसलिए बनवाता है क्योंकि कुछ किताबें तो बताते हैं कि गोखों के, ये लिख देता हूँ मैं, गोखरों से सुरक्षा पाने के लिए, गोखरों से सुरक्षा रखने के लिए अपनी, क्योंकि गोखरों जो एक बहादुर जनजाति होती है, एक जाति होती है जो कि लूटपाट करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो गोखरों से सुरक्षा पाने के लिए, लेकिन कुछ किताबें लिखती हैं कि रोहतासगढ़ किला इसलिए बनवाता है ताकि वो पश्चिमी मुगलों से सुरक्षित रह सके, अपने आप को सुरक्षित रह सके। फिर उसके बाद 1543 में रायसीना पर आक्रमण करता है और रायसीना पर यहाँ के राजपूतों को तलवार की घाट उतार देता है। ज़बरदस्त युद्ध होता है और रायसीना पर अधिकार कर लेता है 1543 में। ठीक, वहीं पर 1541 में कामरान से काबुल और कांधार छीन लेता है। कामरान जो कि बाबर का पुत्र होता है, हुमायूं का भाई। ठीक, 1544 में ये मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है और मारवाड़ पर एक कूटनीतिक का सहारा लेता है। कूटनीति के सहारे ये मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है और जब मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है तो उस समय वहाँ का शासक जो है भाग जाता है, जिसके चलते वहाँ पर 2 सूबेदार इसकी सेना के साथ युद्ध करते हैं, जिनको एक काफ़ी बहादुरी के साथ उनका नाम लेता है। ठीक है, और वहाँ मारवाड़ का शासक होता है राजा मालदेव। राजा मालदेव 1532 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और एक सशक्त शासक होते हैं, जिसके चलते उसके बाद 1545 में ये कलिंजर पर 1544 में कलिंजर पर घेराबंदी कर लेता है और 1545 पर आक्रमण करता है। उस समय वहाँ के राजा कीरत सिंह होते, शासक राजा कीरत सिंह थे,
जिसके चलते 22 मई 1545 को उक्का नामक अग्न्यास के चलते कुछ किताबें लिखती हैं या कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये जब अटैक करता है तो ये अग्न्यास किले की दीवार से लड़कर वापस आ जाता है, इसके बारूद में गिर जाता है, धमाका आ जाता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं विपक्षी सेना ने अटैक किया जिसकी वजह से वो बम उसकी बारूद में आकर गिर जाता है, एक बड़ा धमाका आ जाता है। इस प्रकार से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 में। और इसका सासाराम में इसका मकबरा है। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम मकबरा जो कि ये खुद पहले से बनवा चुका होता है। ठीक है, अब जिसके चलते ये भी इतिहासकार बताते हैं कि ये जिंदगी और मौत की तो लड़ाई लड़ रहा था कलिंजर के अभियान में, युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद अपने सैनिकों का नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटा। उनको बता रहा था अब ये करो, अब ये करो। और अंततः 22 मई की रात को इसकी मृत्यु हो जाती है और मरता रहता है। तो अंततः ये समाचार इसको मिल ही जाता है कि हम कलिंजर के युद्ध जीत चुके हैं। ये इसके मरते वक्त एक अच्छा शुभ समाचार होता है जो कहता है कि शायद खुदा की यही इच्छा थी कि मेरी अंतिम इच्छा मेरे अंतिम समय पर पूरी हुई। ठीक, ऊपर से जब ये मारवाड़ के युद्ध जब जीत लेता है, ठीक है, कूटनीतिक सहारे तो जीतता है धोखे से, लेकिन वहीं पर ये भी बताते हैं कि ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा हिंदुस्तान खो बैठा था, क्योंकि यहाँ पे इसको काफ़ी दूसरे पक्ष से काफ़ी बराबर का मुकाबला मिलता है। इसलिए जीत तो लेता है, मारवाड़ को जीत लेता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करती, तभी ये कूटनीति का सहारा लेता है। तभी ये कहता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के दौरान ये वक्तव्य दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा हिंदुस्तान खो बैठा था। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर के अभियान में हो जाती है, जिसके बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। इस्लाम शाह 8 वर्ष तक अर्थात 1545 से 1553 तक गद्दी पर रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इस्लाम शाह का एक अल्पायु पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह सिर्फ 3 दिन गद्दी पर बैठता है। उसी दौरान उसको आदिल शाह, मोहम्मद शाह आदिल, जो कि मुबारिज खां के नाम से जाना जाता है, मुबारिज खां उसकी हत्या कर देता है और मोहम्मद शाह आदिल के नाम से गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार सूरवंश समाप्त हो जाता है। आगे हम शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था दूरगामी होती है, जिसके बारे में अब्बास खां शारवानी की पुस्तक तारीख़ शेरशाही में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का विधिवतपूर्ण अध्ययन मिलता है, सही तरीके से पूरी जानकारी मिलती है। वहीं पर इसको एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, ना कि व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में। शेरशाह से अक्सर ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी एक व्यवस्था सुधारक था या एक व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो प्लीज इस चीज़ को जरूर याद रखना कि शेरशाह सूरी एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, ना कि एक व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में। वहीं पर स्मिथ जो कि एक इतिहासकार होते हैं, वो बताते हैं यदि शेरशाह कुछ और वर्षों तक जीवित रहता तो हिंदुस्तान के रंगमंच से मुगल जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुके होते हैं, अर्थात दोबारा वो भारत में नहीं आ सकते थे। खुद ही देखिए 1540 से लेकर 1550 ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, इसमें ये रहता है। उसके बाद ये 5 साल का कार्यकाल रहता है। उसके 10 साल बाद हमारे वापस भारत आता है। अगर कहीं और 10 साल जीवित रहता था, 15 साल जीवित रहता, तो हुमायूं आता नहीं। जब हुमायूं आता नहीं तो मुगल वापस आने की हिम्मत नहीं करते। बाकी चीज़ें आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, एक कल्पना की जा सकती है। वहीं पर साम्राज्य निर्माता तथा प्रशासक के रूप में इसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है द्वारा कि अकबर का पूर्वगामी किसे माना जाता है साम्राज्य निर्माता प्रशासक के रूप में, तो वो माना जाता है शेरशाह सूरी को। वहीं पर कानून गो एक इतिहासकार हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक शेरशाह सूरी एंड हिज पीरियड में बताया है कि अकबर से भी महान
प्रतिभाशाली तथा योग्य राष्ट्र निर्माता था शेरशाह सूरी। ठीक है। दूसरी चीज, विद्वान के बारे में बात की जाए तो ये अपने यहाँ विद्वानों को भी शरण दे रखे थे, जिनमें से चर्चित विद्वान हुए मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने एक काव्य ग्रंथ पद्मावत की रचना की है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भूमि मापने के लिए इन्होंने सिकंदरी गज या सिकंदरी गज 34 अंगुल या 32 इंच, यहाँ पर दे सिकंदरी गज तो सभी पढ़ के जाते हैं, आप भी पढ़ के जाते हैं, जाएंगे भी, लेकिन यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है 34 और 32। यहाँ पर कहा कह दे 32 अंगुल, यहाँ पर 34 इंच, तो सिकंदरी गज 34 अंगुल या 32 इंच, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना। और या इसे सन की डंडी के भी बोलते हैं। क्लियर। वहीं पर इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 विभागों में बांट रखा था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही लाजवाब प्रशासनिक व्यवस्था थी। शेरशाह सूरी जो है वो बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि जैसे किसी युद्ध के लिए सेना को जाना होता है, तो जैसे मार्ग में कोई फसल पड़ रही है तो उस फसल से दूर से जाना है, जिस मार्ग से है, या फिर कुछ ऐसा मार्ग चुनना कि फसल न पड़े। सपोज दैट अगर किसी भी सिपाही ने फसल को नुकसान पहुंचाया, फसल को कुचल गए, तो उस सिपाही के कान काट लिए जाते थे। इतनी सख्त प्रशासनिक व्यवस्था थी, इतनी सख्त तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी। और उस सिपाही को, उस किसान का जितना भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना भरना होता था। ये सारी चीज़ें उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में थी। यहाँ तक कि अब्बास खां शेर खानी ये भी कहते हैं, व्यंग्यपूर्ण तरीके से अपना एक व्यंग रखते हैं कि अगर कोई बुढ़िया भी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान अपने सिर पर टोकरी रखकर उसमें हीरे जवाहरात कुछ भी रखकर कहीं भी आ जा सकती थी, क्योंकि उसके शासनकाल में इतना खौफ था कि कोई चोर डाकू उचक्के नामक कोई चीज़ नहीं बची थी, क्योंकि उसका हश्र बहुत बुरा होता था। ठीक है। अगर सपोज दैट किसी भी चाकू या चोर ने कोई घटना चोरी हो गई या किसी की जान चली गई, तो उस क्षेत्र का जो मुहस्सिम होता था उसको वो सज़ा भुगतनी पड़ती। जैसे चोरी हो गई तो या तो उस चोर को पकड़ के दे, या फिर उस चोरी में जितना भी नुकसान उसकी भरपाई करे मुहस्सिम, क्योंकि मुहस्सिम की कमी थी जिसकी वजह से चोर अंदर आ सके उस गाँव में या शहर में। दूसरी चीज़, अगर किसी की जान चली गई तो उसके प्रति जिसने जान ली उसको हाजिर करे, या फिर वो खुद उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये इतनी सख्त तरीके से शासन प्रशासनिक व्यवस्था थी शेरशाह सूरी के दौरान। तो ये थे उनके 4 विभाग। दीवान विजारत, इसमें वजीर जो था वह हाईएस्ट पदवी पर था, यानी सबसे बड़ी पदवी जो थी वह वजीर की होती। तो उसके बाद दीवान यार जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवान इंसा जो कि सचिवालय विभाग था इनका, दीवान रसाल या दीवान मुहस्सिम, इसे ही कहते हैं। वहीं पर शेरशाह सूरी ने जो मार्ग बनवाया था, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, जिसे वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड के नाम से जानते हैं। जीटी रोड के बारे में अगर इतिहास में हम जाएं तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब करवाया था तो इसका बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक गाँव है सोनार गाँव से लेकर तक्षशिला विद्यालय जाने के लिए उन्होंने बनवाया था इस मार्ग को। उसके बाद इस मार्ग की मरम्मत जो है शेरशाह सूरी ने करवाई थी। जिस दौरान शेरशाह सूरी ने करवाई थी, इसलिए इसे शेरशाह सूरी के नाम, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद ऑकलैंड ने इसका पुनरुद्धार कराया था, अंग्रेजी वायसराय था, गवर्नर जनरल था ऑकलैंड। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम जीटी रोड रख दिया था। ये है जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड का परिवर्तन। शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था। वहीं पर अगर वर्तमान में इस सड़क जो जीटी रोड है, ये सोनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर से होते हुए मुल्तान तक है। ये ठीक थी। अब तो हम उस रोड से आते जाते थे बीच में, लेकिन अब कुछ हमारे आपसी संबंध सही है नहीं, इसलिए हम उस रोड से पाकिस्तान में जाते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, हाँ, इसी रोड को नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड को। 2-2 कोस पर, हाँ, एक्चुअली में क्या था कि जब जैसे ये ग्रांड ट्रंक रोड है, इसी को उदाहरण स्वरूप समझिए, इसमें 2-2 कोस पर, 2-2 कोस, एक कोस बराबर 4 किलोमीटर होता है, तो 2 कोस बराबर 8 किलोमीटर। हर 8 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनवाए थे इसने, शेरशाह सूरी ने। सराय का काम क्या था
सरायों का काम यह था कि जैसे कोई भी यात्रा करने के दौरान वहाँ सराय में रुक गया तो उसकी पदवी अनुसार उसको वहाँ पर शेषाश्री, जो कि सरकार का काम था, उन्हें वहाँ पर उनके आदमी रहते थे, उसकी पदवी के अनुसार उसको सुविधाएं दी जाती थी, उसको खाना पीना रहने की व्यवस्था, साथ ही उसके साथ जो घोड़े हाथी जो भी हो उनको भी चारे पानी की व्यवस्था की जाती थी। ये थे सराय। सराय में ही डाक व्यवस्था इनकी ज़बरदस्त थी, जैसे कि जो भी डाक थे घुड़सवार डाक व्यवस्था में थे कि एक्चुअली में जैसे कि एक सराय से दूसरे सराय तक जो डाक व्यवस्था है, यहाँ से अगर डाक चला तो अगले सराय पर एक अगला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है, मतलब कुछ भी मतलब तैयार है इसकी अपनी ड्यूटी पर, वहाँ पर डाक पहुँचा तुरंत वो आगे पहुँचा देता, ताकि डाक व्यवस्था में पत्र वत्र पहुँचने में, चिट्ठी विट्ठी पहुँचने में, खत वत पहुँचने में टाइम न लगे। ठीक, तब भी प्रेम पत्र चलते थे, लव लेटर। इसीलिए शेषाश्री की इसी सराय को राज की धमनिया कहा गया है। इस व्यवस्था को, जो सराय व्यवस्था थी, इसको राज की धमनिया कहा गया। और कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि शेषाश्री ने कितने सरायों का निर्माण किया था, तो 1700 सरायों का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए तो गाँवों को परगना, कई गाँवों को मिलाकर परगना बनाया जाता था। उन परगनों का जो मुखिया होता था उसको शिकदार कहा गया है। जो गाँव, कई गाँवों को मिलाकर परगना बनाया जाता था, परगनों का जो मुखिया होता था उसे शिकदार कहते थे। फिर कई परगना मिलकर सिख या सरकार बनाते थे। उन सरकारों का जो मुखिया होता था या संरक्षक होता था वो शिकदार सिकंदारान और मुंशिफान, ये शांति व्यवस्था की देखते थे। ये दोनों लोग रहते थे सिख और सरकार के अंतर्गत। ठीक, सिख या सरकार बोलते थे, जो कि परगनों को मिलकर बनाया जाता था। उपज की बात करें फसल को, तो फसल यानी भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, मध्यम, निम्न और उच्च। उच्च, मध्यम और निम्न। ठीक, उपज का 1/3 और 1/4 चलता था। पूरे भारत में जो है उपज 1/3 चलती थी, लेकिन मुल्तान में जो था उपज का 1/4 चलता था। पट्टा, जो भी ये भूमि, ये जुताई से बीज डालने तक, फसल कटने तक का जो भी ब्यौरा जो लिखा पढ़ा जाता था वो पट्टा कहलाता था। ठीक, चेहरा, हाँ, शेषाश्री ने अपने सामाजिक व्यवस्था को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए, शासन प्रशासन को एक सही मार्ग पर चलने के लिए, एक सही विकास की ओर जाने के लिए, पूरे समाज को एक अच्छा स्टेटस देने के लिए उन्होंने सैन्य व्यवस्था बनाई थी, जिसकी वजह से, जो कि बहुत सख्त व्यवस्था थी, काफ़ी सख्त कानून व्यवस्था थे। अगर कोई सिपाही किसी कानून को मानने से इनकार करता था, किसी काम वाम को, किसी ऑर्डर को, आदेश को, तो उसे सख्त कार्रवाई की जाती थी, ज़बरदस्त उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ फौज में अगर कि अपने सीनियर का आप कहना नहीं मानते हैं तो उसके लिए आपको कई सारे पनिशमेंट का प्रावधान, वैसा तब भी था। तो उसी सारी चीज़ों को नकल करके आज किया जा रहा है। ठीक है, चेहरा, एक्चुअली में शेषाश्री चाहता था कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हमारी सेना वेना में, इसलिए और उनको टाइमली पैसा रुपया सब कुछ मिले, ताकि क्योंकि कोई भी काम करेगा तो उसके लिए उसको हर्जाना, उसका वेजेज उसको टाइम पे मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके चलते अपने सैनिकों के लिए जब वो भर्ती करता था तो खुद करता था। इस उनके कैरेक्टर, चरित्र के बारे में पूरी जानकारी जो है वो चेहरा कहलाती थी। क्लियर। मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो मुद्रा व्यवस्था में इन्होंने तो चांदी और तांबे के चलते थे। तांबे के 180 जो शुद्ध चांदी के थे वो ग्रेन 180 ग्रेन के थे, वहीं पर तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। टोटल 23 टकसालें शेषाश्री के दौरान थी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टकसाल सिक्के ढालने की जो मशीन होती है, सिक्के ढालने वाली जो कंपनी होती है, उसको टकसाल बोलते हैं। क्लियर। और ये था मकबरा। अब्बास खां शारवानी बताते हैं कि शेर शाह का मकबरा काफ़ी उच्च क्वालिटी का, काफ़ी सुंदरीकरण करके बनाया गया था। खुद बनवाया था उसने, अपने मरने से पहले मकबरा उसने बनवा दिया था। वहीं पर इतिहासकार कनिंघम बताते हैं कि सासाराम का जो मकबरा था, सासाराम का जो महल था, महल भी था मकबरा भी में, ठीक है, तो वो ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर था। समझ गए। तो ये रहा शेषाश्री का पूरा वर्णन। मैंने पूरी कोशिश की बहुत ही आसानी शब्दों के साथ समझाने के लिए। तो प्लीज़ पूरे मज़े के साथ लेक्चर को पूरे एंजॉय के साथ पढ़िए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।